ये जो हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ते हैं ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है. कंसर्न ये होता है कि यानी जिस चीज से आपकी जिंदगी को असर नहीं होता, आप उसमें अपना लुच तल रहे हैं. ये कुलचे की तरह होता है. मकसद ये है कि जो लोग इन चीजों में बहुत, आपने देखा लोग सियासत की बात करते करते आपस में बड़े गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, पर्सनल हो जाते हैं, गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है. तो ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न है कि फलां चीज कैसी होगी, जो बाइडन क्या कर रहा है, ये जो है ना कि भाई कौन है वहाँ का मेयर, कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न. देखिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो होता है जहां पे यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ. इफ यू कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. जो हम मेहनत करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं, जो हम हिस्सा डालते हैं, दैट इज आउटपुट. आउटपुट जो है ना वो आपकी कोशिश और काविश है. असल चीज है आउटकम. बीइंग हियर, स्पेंडिंग 100 days, आई एम हियर, आई एम द विक्टिम, मुझे फिर से दाखिल करा दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई. तो ये बातें करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? पिटी पॉट पे बैठने से कोई फर्क पड़ेगा? So make sure that when you're physically somewhere, you're mentally also there. And not just mentally there, but in true essence of your spirit and soul, you're there. We need to change our attitude. अल्कोहलिक एनोनिमस बड़ी एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों की ज़िंदगियां तब्दील करने में बेहतरीन रोल करता है. उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगियां चेंज करना चाहें. जब तक कोई शख्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो यहाँ क्यों है, असल प्रॉब्लम तब तक कभी नहीं जाएगी. और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो यहां पे जो आए हैं वो बिल्कुल गलत आए. दे डू नॉट बिलोंग हियर, दे शुड नॉट हैव बीन हियर. सैनिटी ये है कि हम समझ जाएं कि अगर पहले हमने कोई नशा या ऑब्जेक्ट ऑफ एडिक्शन इस्तेमाल की थी या हम उसके करीब गए थे और उसकी वजह से हमारा लैप्स हुआ था, तो अब हम उसको अवॉइड करें. दिस इज अ नो गो जोन. तो ए मीटिंग्स में आपने लफ्ज अल्कोहलिक एनोनिमस तो समझ लिया, मगर सबसे अहम यह है ताकि आप लाइफ में दोबारा रिलैप्स ना करें. आपकी जो भी एडिक्शन है, आपका जो भी मेंटल चैलेंज है, अगर आप चाहते हैं कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आपको डिट्रैक ना करे, रिहैब में आप विलिंग वेज की वजह से नहीं आते. आप आते हैं अपने लव्ड वन के साथ ऐसे बिहेवियर्स आप शुरू कर देते हैं कि उनको लगता है कि या तो ये खुदा ना खास्ता मर जाएगा या ये इसकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी, मजीद क्राइसिस हो जाएंगे. That's when they have no other option and they take an extreme stance, an extreme measure. And what is that? Crisis intervention. But that is an extreme measure that your family has to take because they don't have a recourse. जाएं तो जाएं कहां? So it is not willing ways that you have to come to terms with. मसला ये है in your own head and in your family that loves you. The family loves you, they can see that you are deteriorating every single day. रॉक बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मुन्ना जो है वो तो अभी रॉक बॉटम से दूर है,
तो बॉटम को उठा के, रॉक को उठा के उसके बॉटम के साथ लगा दें एंड पुट हिम इनडोर्स. इफ दैट वाज ट्रू, देन दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट गो ऑन. बिकॉज क्या होगा कि बेटा बेटी और फैमिली जो है उन्होंने आपस में एक कर लिया बाद में कि हाँ ये तो परपिट्रेटर. अगर आपने किसी को कहना है, अगर ओनस देना है, तो आपको यहां पे विलिंग वेज में लाने वाला कौन था? जो भी पेशेंट्स ग्रजेस होल्ड करते हैं ना विलिंग वेज के खिलाफ, अब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो मैं देने वाला हूं, वो अभी भी मेंटली उस फैकल्टी में नहीं होते जहां पे वो अप्रिशिएट कर सकें कि वो कहां से चले थे और कहां आ गए. बिल्कुल वो तमाम पेशेंट ग्रजेस होल्ड करते हैं जो अभी तक रिकवरी में नहीं आ सके. यहां पे मोस्टली लोग जो हैं सिवाय चंद के एडिक्शन से आए हुए हैं. अब वो केमिकल हो या नॉन केमिकल हो, उस एडिक्शन ने 12 स्टेप प्रोग्राम, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप प्रोग्राम के पहले स्टेप के मुताबिक, ये विलिंग वेज ने नहीं बनाया हुआ पहला स्टेप, ये तमाम दुनिया के जितने भी नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस, जितने भी एडिक्ट्स हैं उनके लिए बनाया गया. और उसका पहला कदम यह है कि मैंने ये सरेंडर किया, एडमिट किया, तस्लीम किया कि मेरी जिंदगी बेबसी का शिकार हो चुकी थी, अनमैनेजेबल हो गई थी, मैं बेबस हो गया था. जब तक कि वो ये नहीं मानेंगे, इस बीमारी से वो निकल नहीं सकते. द फर्स्ट थिंग टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, एडिक्शन, इज टू एक्सेप्ट एंड सरेंडर. And then you move on to the higher power, the second step. And this all has to be done within your own head and heart. और जो भी ये नहीं करेगा वो टकरे मारता रहेगा, निकलेगा नहीं इस बीमारी से. और ये मैं वैसे जनरली भी आपको बताऊं कि लाइफ में जब तक ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, आजिज़ी नहीं आएगी, आप जितने बड़े मर्जी चौधरी बन जाए, अगर आप ये समझे ना कि आई एम द कॉकिएस्ट पर्सन अराउंड, तो देन यू आर इन बिग ट्रबल. ये आजिज़ी और इनकसारी का और रूहानी बेदारी का पहला कदम है कि हम मान लें कि हमारी जिंदगी बिल्कुल अफरा तफरी, बेतरतीबी का शिकार हो गई. तो और उसकी वजह क्या थी? हमारी एडिक्शन. PTSD. Are you familiar with the word, this acronym? Post Traumatic Stress Disorder. कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा का मतलब कोई आपके साथ ऐसा हादसा हुआ, जैसे फौजी जाते हैं, जाके जंगों में लड़ते हैं, वहां पे गोलियां चल रही होती हैं, किसी को मारा जा रहा होता है, कोई सन्नाटे से गुजरती हुई बुलेट उनके करीब, तो दे बिकम ट्रॉमेटाइज्ड, उनको ट्रॉमा हो जाता है, वो डर खौफ का शिकार हो जाते हैं. ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, इस आफाक में कारगहे शीशा गरी का. यानी वो छोटी सी भी कहीं कोई हल्की सी भी पटाखा भी चल जाए तो वो एकदम उनका दिल जो है वो बलियों उछल जाता. यू वर इनकैपेसिटेटेड. इनकैपेसिटेटेड का मतलब होता है कि कोई बात समझने के काबिल ही ना होना, कि जब उससे बात की जा रही है कि भाई देखो ये तुम्हारे तरीके सोने, जागने, उठने, बैठने, ड्रग्स करने, रिलेशनशिप्स, वर्क, एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ खराब हो चुका है, तो ऐसा ना करो. जब आप उसको बताते हैं ना, तो वो आगे से इतनी सारी जवाब पेश करता है कि नहीं आपको नहीं पता, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 है. तो रोजाना तो बेड़ा गर्क हो रहा होता है, अपने लव्ड वन को देख रहे होते हैं गोइंग डाउन द ड्रेन. तो फिर वो उसको यहाँ पे भेजते हैं, वो एक उसके बेडरूम में वॉक इन करती है टीम, उसको इधर टीके लगते हैं और उसको यहाँ लेके आते हैं. ये मामलात यहाँ तक क्यों पहुंचे, मैं इतना मुंह जोर क्यों हो गया था कि जो लोग मेरे ऊपर खर्चा करते हैं, पैसे देते हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, मैं उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था. मैं इतना खुद सर और मुंह जोर हो चुका था कि मैंने उनके पास कोई और हल छोड़ा ही नहीं सिवाय इसके. आपने उनको दीवार से लगा दिया. उनके अंदर ये नहीं कैपेसिटी थी कि वो आपको उठा के कहीं ले जाते,
उन्होंने आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, बहुत सारी कोशिशें की। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो पहले दिन नहीं आ जाते, उनके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है उनको दुरुस्त करने की। फैमिली ने अपनी पूरी कोशिश, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट। ये पहला कदम नहीं होता, ये उनका आखिरी इंतहाई कदम होता है, इंतहाई। और अगर यहाँ पे 100 दिन के बाद या जो लोग रिलैप्स करके आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी कोई कमी कोताही रह गई है, उनके 100 डेज हो गए, वो फिर रिलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला नहीं किया, और वो पहला कदम है। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी जिंदगी तो इस चीज से बेबस हो जाती। वो अभी भी जाके पता है क्या कहते हैं, पर यार वीकेंड पे तो थोड़ा जा बंद है। दिस इज इंसैनिटी। वो चीज जो आपको कई दफा, हजारों दफा आप ट्राई कर चुके हैं, यार इस पर मैं ना ये थोड़ा सा इस तरह बचा के कर लूंगा तो ये इसकी आउटकम, नो, मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया है, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया है, रिलैप्स हो गया। अब ये आपने उस तरफ गए तो ये सारे ढिकोसले, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। भाई लाइफ इज अ टफ गेम, आपको स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना है। तो ये जो एंजाइटीज हैं, ट्रॉमाज हैं, या इसको पता है पैनिक अटैक भी बोलते हैं। ये जितने लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनको कोई ट्रिगर आता है और वो पैनिक हो जाते हैं, और उनसे वो सारी गलतियां हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। तो प्लीज लर्न, दिस इज वेयर इट इज। अपने मूड को मैनेज करें। मेटाबॉलिक एरर ये है कि अब उसकी बॉडी में एक ऐसा एरर आ गया कि पहले वो नशे से फायदा लेता था, अब वो क्या, जब भी नशा करेगा तो उसको फायदा मिलेगा, अब उसको नुकसान होगा। पेरेंट्स का और बच्चे का रिलेशनशिप होता है ना, इसमें होता यह है कि जो स्टेक्स हैं, पेरेंट्स की जो स्टेक्स बच्चे से होती हैं, वो कुछ इस किस्म की हो जाती हैं कि अगर वो उसको छोड़ भी दें तो उनको करार नहीं आता, सुकून नहीं आता। पेरेंट्स जो है ना, वो कभी भी अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकते, वो उनका भरोसा तोड़ते हैं। उनको फिर से एक उम्मीद होती है, आस होती है कि वो उनको रीगेन कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। माँ बाप हो या बहन भाई हो या बीवी बच्चे हो, बीवी हो, वो जो ये लॉट है, ये जो ग्रुप है, अगर इनको थोड़ा सा भी मार्जिन दे देगा तो ये पटड़ी से उतर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पटड़ी से ना उतरें तो इनके ऊपर मोहब्बत भरी गिरफ्त टाइट रखिएगा। जो आपको दवा दी जाती है वो काम तब करती है, सर्जरीज जो की जाती हैं वो काम तब करती हैं जब आप एक्सपेक्ट करें कि इससे जो आउटकम निकलेगी वो मवाफिक होगी, वो बेहतरीन होगी, नतीजा अच्छा होगा। जब ये एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होगी, अगर आप पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करेंगे तो आपकी जो आउटकम है, आपकी जो बीमारी है, पहले तो बीमारी को मान लेना, और बीमारी को मान के उसका डिजीज कॉन्सेप्ट समझ लें, और डिजीज कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो भी तरीके उस जहर के तरियाक के लिए, पॉइजन को खत्म करने के लिए, मेटाबॉलिक एरर को फाइट करने के लिए, लाइफ को अलाइन करने के लिए चाहिए, उनको लर्न कर लें, वो स्किल्स लर्न करके उन पे काम करना शुरू कर दें। फर्स्ट थिंग इज टू सरेंडर एंड सबमिट and accept. If you're not in a denial, so then after acceptance you learn the skills and you accept it, and you expect a positive outcome that I'll be recovered, and then that shall happen, it will manifest. जो एक वो होता है जो स्कल्प्टर, मुजस्मा साज, वो जब एक पत्थर उसको मिलता है ना, पत्थर, तो उसमें मुजस्मा कहीं नहीं नजर आ रहा होता, मगर उसको नजर आ रहा होता है। वो सिर्फ क्या करता है कि जो गैर जरूरी पत्थर होता है वो हटा देता है। वो जब गैर जरूरी पत्थर सारा हटा देता है तो बाकी क्या रह जाता है, मुजस्मा। तो आप लोग अगर जो
आलाइशें हैं, आलाइशें मतलब जो चीजें नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगियों से हटा दें तो बाकी एक शाहकार बचेगा। मगर आप वो करने नहीं चाह, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये चीजें तो हमें चाहिए नहीं है। आप कहते हैं नो, आई एम स्टिल इन लव विद माई ओल्ड सेल्फ, आई वॉन्ट द सेम थिंग्स, आई एम इन इंसैनिटी, आई एम डूइंग रॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। दैट वुड नॉट हैपन, दैट्स इंसैनिटी। वो तो पागलपन है, बेवकूफी है। यू हैव टू चेंज। जो पुराना गार्ब था वो फेंक दें, उतार दें, नया पैरहन ओढ़ के अब सामने आए। तो दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। जब आपको कोई गोली दी जाती है, कोई आपको सर्जरी की जाती है, अगर आप ये समझें कि ये चीज मुझे ठीक कर देगी, आई विल बी फाइन, आई विल बी ओके, आई विल बी ऑल फिट, मेरी जो है ना, जो भी आपकी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी इनकम बढ़ जाए, आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं आपकी सेहत अच्छी हो जाए, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी जो है वो सोब्राइटी वाली जिंदगी हो जाए, आप में स्पिरिचुअलिटी आ जाए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मकसद हयात है, पर्पस ऑफ लाइफ है, पहले तो आप ये देखें कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। If you align yourself with purpose of life and then you go into a placebo effect. Placebo effect is when you are having a positive outcome, you're expecting a positive outcome, that is a placebo effect. And then there are prophets of doom and gloom. एक होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, जो अच्छी होंगी तो वो हो जाएंगी, और एक होती है प्रोफेसी ऑफ डूम एंड ग्लूम कि ये सब खराब हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, बेड़ा गर्क ही होगा, no way out. That is called nocebo effect. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।